Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will cover the second part of our third lesson, two stories about flying. So students, already we have seen the first part, his first flight. ये जो हमारा पहला पार्ट है उसको ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं एंड आज की इस वीडियो में टुडे वी विल कवर द सेकेंड पार्ट, ब्लैक एरोप्लेन। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फेडरिक फोर्साइथ, तो ये जो ऑथर हैं ही वॉज एन इंग्लिश ऑथर, जर्नलिस्ट फॉर द डेली एक्सप्रेस, स्पाई एंड ओकेशनल पॉलिटिकल कमेंटेटर। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर थ्रिलर्स, वो थ्रिलर्स के लिए बहुत जाने जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा स्टोरी है, प्रेजेंट स्टोरी जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लैक एरोप्लेन, ये एक फिक्शन है, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है। लेकिन ये जो ऑथर हैं ये रियल में जब ये सर्विस करते थे तो ये एयरफोर्स में एज ए पायलट सर्विस कर चुके हैं। रियलिटी में वो एयरफोर्स में जो है ऑफिसर के पोस्ट पे कार्यरत थे एंड उन्हीं का ये जो लिखा हुआ स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, ये एक फिक्शन आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो बिफोर वी बिगिन द स्टोरी स्टार्ट करने के पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी जो नोट है उसको हम देखेंगे। सो प्लीज़ टर्न विथ मी टू पेज नंबर 32 बिफोर यू रीड। तो इसका इंट्रोडक्टरी नोट जो है, सेकेंड पॉइंट, ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट का था, हिज फर्स्ट फ्लाइट का। तो सेकेंड पॉइंट जो है वो ब्लैक एरोप्लेन का इंट्रोडक्टरी नोट है, इसको हम लोग देखेंगे। ए पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। तो एक जो पायलट है जो एरोप्लेन चला रहा है वो बादलों में खो जाता है एंड यूजुअली जब देखा जाता है जब तूफ़ान आते हैं तो बादल जो है वो उमड़ के आते हैं। तो यहाँ पे जो एक पायलट है, वो चालक जो है वो अपना रास्ता भटक जाता है, वो खो जाते हैं बादलों में। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सही सलामत अराइव हो पाते हैं, पहुँच पाते हैं जहाँ उनको जाना रहता है। हु हेल्प्स हिम, और उनको जो है कौन हेल्प करता है, कौन मदद करता है, वो हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो इस स्टोरी में जो पायलट हैं वो बादलों में खो जाते हैं, वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और बादल जो है वो उमड़ के आने लगते हैं। तो क्या वो उन्हें जहाँ जाना रहता है वो सेफली अराइव हो पाते हैं, अगर होते हैं तो उन्हें कौन हेल्प करता है, ये सब जो चीज़ है आफ्टर वी रीड द स्टोरी, जब हम स्टोरी कवर करेंगे तो आपको ये हर पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो कम लेट्स बिगिन द चैप्टर। सो प्लीज़ टर्न विथ मी टू पेज नंबर 37। आप मेरे साथ पेज नंबर 37 खोल लीजिए, अभी हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 37, पार्ट 2, द ब्लैक एरोप्लेन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एरोप्लेन है वो कैसा था, वो ब्लैक कलर का एरोप्लेन था। सो नाउ वी विल बिगिन द चैप्टर। हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, यानी कि मून जो है वो किस डायरेक्शन से आ रहा था, वो पूर्व डायरेक्शन से आ रहा था, पूर्व दिशा से मून जो है वो आ रहा था। बिहाइंड मी, यानी कि मेरे पीछे। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और स्टार्स जो है आसमान में वो काफ़ी क्लियर दिख रहे थे और आसमान में जो स्टार्स है वो शाइन कर रहे थे, वो चमचमा रहे थे, वो टिमटिमा रहे थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ऑथर बता रहा है कि द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। मून कहाँ से आ रहा था, ईस्ट से आ रहा था और उनके पीछे था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऑथर का जो प्लेन है वो किस डायरेक्शन में उड़ रहा होगा, किस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा होगा, वेस्ट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा होगा। तभी यहाँ पे ऑथर जो है वो कह रहे हैं कि मून जो है वो किधर से आ रहा था, ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा था, बिहाइंड मी, यानी कि उनके पीछे से आ रहा था। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑथर जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे थे और बता रहे हैं कि आसमान में जो तारे थे वो शाइन कर रहे थे, वो टिमटिमा रहे थे, आसमान जो है वो काफ़ी क्लियर था अबाउ मी, यानी कि जब ये प्लेन को उड़ा रहे थे तो उनके ऊपर जो है ये तारे को देख पा रहे थे और वो काफ़ी क्लियर था। देयर वॉजेंट ए क्लाउड इन द स्काई, यानी कि आसमान में एक भी क्लाउड, एक भी बादल नहीं था। आसमान जो है वो बिल्कुल भी साफ था, यानी कि वहाँ पे एक भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज हैप्पी, यानी कि वो बहुत खुश थे टू बी
अलोन मीन्स यहाँ पे वो जो है अकेले इस प्लेन को उड़ा रहे थे, इनके साथ कोई भी नहीं था। हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी कि काफ़ी ऊपर, कंट्री साइड यानी कि जो गांव का जो सीन होता है, माहौल होता है, जो देहात होता है, तो ये बता रहे कि कंट्री साइड शहर से काफ़ी दूर थे, ये गांव का जो सीन था उसके ऊपर जो है ये उड़ रहे थे और ये अकेले थे एंड बिल्कुल खुश थे। ही वॉज हैप्पी, तो वो कंप्लीटली जो है वो खुश थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो प्लेन था ये कैसा प्लेन था, इसका नाम था डकोटा, ओल्ड डकोटा। ये एक पुराना जो डकोटा जो प्लेन था उसको उड़ा रहे थे। तो स्टूडेंट्स ये जो डकोटा है इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी देखा गया है एंड इसका यूज़ किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एंड इनफैक्ट अभी भी इसका यूज़ किया जाता है। तो माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस, यानी कि फ्रांस के ऊपर उड़ रहे थे, बैक टू इंग्लैंड, यानी कि वो कहाँ जा रहे थे, इंग्लैंड। हो सकता है कि वो इंग्लैंड से फ्रांस गए रहे होंगे और फ्रांस से हो सकता है वो फिर वापस इंग्लैंड जा रहे होंगे। तो यहाँ फ्रांस से वो ऑथर जो है वो इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। तो यहाँ पे है आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, यानी कि वो छुट्टियों के बारे में सपना देख रहे थे, ड्रीम कर रहे थे। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीन्स होता है वेट ईगरली फॉर। जब हम किसी चीज़ का ईगरली बहुत ज़्यादा वेट करते हैं तो उसको कहा जाता है लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि मैं ड्रीम कर रहा था अपने हॉलीडे के बारे में, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मैं ये सपना देख रहा था मैं अपने परिवार के साथ रहूं। तो इनफैक्ट ये अपने फैमिली से कितने क्लोज थे या इनका फैमिली के प्रति जो चिंता थी वो सता रही थी और ये चाह रहे थे कि मैं अपने फैमिली के साथ रहता। तो ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, यानी ऑथर जो है बता रहे हैं कि मैं अपने फैमिली के साथ रहने के लिए ऐसा सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपने घड़ी में देखा 1:30 इन द मॉर्निंग। तो जब ये घड़ी में देखते हैं तो क्या टाइम हो रहा था, 1:30 AM हो रहा था मॉर्निंग का। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। तो यहाँ पे ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जो है ये ऑथर जो है वो अकेला थे, वो सिंगल थे। तो ये थॉट यानी कि उनके साथ कोई भी नहीं था जिसके साथ वो बातचीत कर सकते थे। तो यू हैव टू इमेजिन, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, देन वन यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी। तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि अब मुझे कहाँ पे कॉल करना होगा, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। तो फ्रांस का जो राजधानी है, कैपिटल, वो क्या है, पेरिस है। तो ये सोच रहे थे कि मुझे कहाँ कॉल करना पड़ेगा, अभी मुझे पेरिस से संपर्क करना पड़ेगा। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। यानी कि ये प्लेन जब उड़ा रहे थे तो किसको देख रहे हैं, अभी ये नोज को देख रहे हैं। तो पायलट को जो है वो प्लेन का जो नोज है वो काफ़ी ध्यान में रखना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है। तो यहाँ पे इन द सेम वे ऑथर जो है वो बता रहे हैं कि किसको देखा, आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द प्लेन। नोज जो एरोप्लेन का जो सामने का जो पार्ट होता है जो निकला हुआ उसको हम नोज कहते हैं। आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने अपने सामने देखा लाइट, बहुत चकमकाता हुआ लाइट देखा जो मेरे सामने दिख रहा था, एक बहुत बड़ा सा शहर। तो इनफैक्ट यहाँ पे जो है ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसा जो सिटी रहा होगा पेरिस का, वो कितना सुंदर रहा होगा। तो वो इस सिटी को, उसकी जो खूबसूरती है उसको बता रहे हैं कि रात में यूजुअली जब प्लेन उड़ती है तो ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तो उसका जो साइट होता है वो काफ़ी खूबसूरत होता है। तो इन द सेम वे यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं कि जब मैं नीचे देखा तो वो जो सिटी का जो पूरा लाइट्स था वो सब मैं देख पा रहा था, वो मेरे सामने था और वो बिल्कुल अच्छा लग रहा था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। इन्होंने अपना रेडियो को ऑन किया और फिर उसके बाद कहते हैं पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर। तो जैसे हम ये जो पायलट लोग हैं तो जब ये बात करते हैं या जो शिप में हो गया या प्लेन हो गया तो ये लोग इसी तरीके से जो है कंट्रोल रूम से संपर्क करते हैं। तो इन द सेम वे यहाँ पे बता रहा है कि मैं कंट्रोल किया, मैं बात किया किससे, पेरिस कंट्रोल से। पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी।
क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, यानी कि ऑन माई वे यानी कि मैं रास्ते में हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? टू इंग्लैंड। ओवर, ओवर मीन्स ऐसा लास्ट में वो बोलते हैं कि मेरा मैसेज जो है ख़त्म हो गया, अब आप कुछ कह सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे पायलट जो है वो बता रहे हैं कि मैं ऑन द वे हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ, तो ये मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं और लास्ट में कहते हैं ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। अब रेडियो से इनको तुरंत जो है उधर से आंसर आता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तुरंत नेक्स्ट ही मोमेंट उधर से रिप्लाई आता है। DS088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। DS088 ओवर। तो उधर से जो इनको रिप्लाई आता है, उधर से इनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, यानी कि इनको इनके जो डकोटा था, इनका जो प्लेन था उसे टर्न करना था 12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ओवर। तो ऐसा इंस्ट्रक्शन दे करके वो भी बोलते हैं ओवर, उनका मैसेज जो है वो ख़त्म हो जाता है। आई चेक द मैप एंड द कॉम्पस, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। तो अब ये क्या करते हैं? आई चेक द मैप, ये मैप को देखते हैं, एंड द कॉम्पस। ओके, कॉम्पस क्या होता है? तो जब भी हम कोई फ्लाइट में जब चालक जो है उसको उड़ाता है तो उनके पास क्या होता है? कॉम्पस होता है। या समुद्र के नीचे जब पनडुब्बी वगैरह जो जहाज़ वगैरह चलती है तो वो कॉम्पस के डायरेक्शन से चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें पता नहीं चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में उड़ना है। ओके, सो टू फाइंड द डायरेक्शन दे यूज़ कॉम्पस। तो यहाँ भी वो अपने मैप को देख रहे हैं, अपने कॉम्पस को देख रहे हैं, दिशा सूचक, वो दिशा डायरेक्शन को बताता है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। स्विच्ड ओवर यानी कि टू चेंज फ्रॉम वन टू अनदर, तो यहाँ पे वो चेंज कर रहे हैं। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, उनका जो दूसरा फ्यूल टैंक था और वो लास्ट मतलब पहला खत्म हो चुका है, अभी सेकेंड फ्यूल टैंक की तरफ वो चेंज कर रहे हैं। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और अपना जो डकोटा था इनका जो प्लेन था उसको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ इसको मोड़ लेते हैं। किसकी तरफ? इंग्लैंड की तरफ, टुवर्ड्स इंग्लैंड। आगे है, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। अब ये मन ही मन सोच रहे हैं कि ओके मैं टाइम पे कहाँ पहुँच जाऊँगा? इंग्लैंड पहुँच जाऊँगा, एंड आई विल टेक माई ब्रेकफास्ट। मीन्स इनका जो चाहत है, इनका जो लॉन्गिंग है अपने फैमिली के पास पहुँचना, तो ये जो है इनको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कितना ये लॉन्ग कर रहे थे अपने फैमिली के पास वापस जाने के लिए। तो ही इज़ थिंकिंग, अब ये सोच रहे हैं कि ओके फाइन, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, आसमान साफ़ है, बादल साफ़ है, अभी कंट्रोल रूम से भी संपर्क हो गया, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो ये मन ही मन सोचते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए टाइम पे पहुंच जाऊंगा। आई थॉट ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो ये एक गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्या है? ये एक ट्रेडिशनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट है जिसमें बहुत सारे मील्स होते हैं, मेनी आइटम्स जो हैं उसमें होते हैं। एक पारंपरिक हम कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट, तो इस चीज़ों को याद करते हैं। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। तो ये कह रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि अभी चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यानी कि वो कह रहे हैं कि चलो अभी फ्लाइट कैसा, अभी ईजी है। तो यहाँ से इससे ये पता चलता है, हो सकता है ये कभी ना कभी जब फ्लाइट उड़ाए होंगे तो इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना किए होंगे, मे बी, माइट बी, इसलिए वो उससे कंपेयर कर रहे हैं एंड इज टेलिंग कि चलो एवरीथिंग इज़ फाइन एंड इट इज़ वेरी ईजी। नाउ फर्दर है, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अभी पेरिस जो है 150 किलोमीटर्स पीछे है, इनके पीछे जो छूट चुका है पेरिस। बिहाइंड मी यानी कि मेरे पीछे। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, तब ये क्या देखते हैं? क्लाउड्स को देखते हैं, बादलों को देखते हैं। स्ट्रॉम क्लाउड्स, एकदम तूफानी क्लाउड्स। दे वेर ह्यूज, काफ़ी बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। तो ब्लैक माउंटेन्स के जैसा दिख रहा था। सो अगर माउंटेन्स के जैसा दिख रहा था यानी कि जब माउंटेन्स बीच में आ जाएंगे तो हमारा रास्ता जो है वे क्या होगा? वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो काले बादल के जैसे दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने थे। अक्रॉस द स्काई यानी कि पूरे आसमान में जो बादल ही बादल थे, वो उमड़ाते हुए बादल जो है इनको दिख रहे हैं। I knew I could not fly up
एंड अक्रॉस देम। अब इनको पता है कि मैं उसके ऊपर से नहीं उड़ सकता हूँ। ओके, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं ऊपर भी नहीं उड़ सकता हूँ, उसको पार करके भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वो बादल जो थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे। तो एक फ़्लाइट का एक लिमिट होता है, उसी लिमिट में, उसी दायरे में इन्हें क्या होना पड़ता है, प्लेन्स को उड़ाना पड़ता है। तो पायलट को इंस्ट्रक्शन होता है कि उस इंस्ट्रक्शन को वो उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो ये आप सोच रहे हैं कि मैं अभी इसके ऊपर से भी नहीं उड़ सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। अब ये फर्दर सोचते हैं कि मेरे पास जो मेरे फ्यूल टैंक है, ऑलरेडी हमने देखा कि ये सेकंड फ्यूल टैंक को स्विच ओवर कर चुके थे, अब इनके पास सफिशिएंट फ्यूल भी नहीं था टू फ्लाई अराउंड देम, यानी कि उधर से घूम करके नॉर्थ डायरेक्शन से घूम के जाना या साउथ डायरेक्शन से घूम करके जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। मीन्स ही वॉज नॉट हैविंग एनी ऑप्शन। आगे है, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। अब यहाँ पे है आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। अब इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अब ये या तो वापस लौट के पेरिस जा सकते थे, जहाँ पे हमने देखा कि 150 किलोमीटर्स ऑलरेडी ये आगे आ चुके थे। अब ये सोच रहे हैं कि या तो मुझे फिर से वापस 150 किलोमीटर्स ट्रैवल करके पेरिस जाना पड़ेगा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन ये घर जाना चाहते थे। तो ये घर जाने की जो चाहत है ये इनके अंदर थी। ऑलरेडी वी सॉ पहले कि ये घर जाना चाहते थे और ब्रेकफास्ट लेना चाहते थे अपने फैमिली के साथ। तो ये सब चीज़ इनके मन के अंदर थी। ओके, ही वॉज लॉन्गिंग, ही वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। और ये ब्रेकफास्ट के लिए वो जो ट्रेडिशनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट है उसके लिए लॉन्ग कर रहे थे। तो ये सब जो चीज़ है ही वॉज थिंकिंग, इनके मन में आ रहा था। ओके, नाउ आई विल टेक द रिस्क, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. Now, अभी ये क्या सोच रहे हैं, I will take the risk, चलो मैं क्या लेता हूँ, मैं रिस्क लेता हूँ। I thought, ये मन ही मन सोचते हैं। तो हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा डेयर रहे होंगे, he might be very daring, और किसी भी सिचुएशन को, किसी भी समय वो रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी रहते होंगे। या हम कह सकते हैं उन्हें फैमिली से मिलने का इतना ज़्यादा चाहत था, he was longing to meet his family। तो इस कारण वो रिस्क लेने के लिए वो सोच लेते हैं। तो आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा। और वो क्या करते हैं, जो इनका प्लेन था ओल्ड डकोटा, स्ट्रेट इनटू द स्ट्रॉम, और उसको ले जा करके वो स्ट्रॉम के अंदर चले जाते हैं, लेकर के चले जाते हैं। मीन्स स्ट्रॉम यानी कि वो सब कुछ काला था। तो यहाँ पे ये एक रिस्क है। ओके, स्ट्रॉम के अंदर लेके जाना मीन्स प्लेन को हो सकता है कुछ हानि हो सकता था, इनका लाइफ का रिस्क हो सकता था। मीन्स ही टुक अ रिस्क, उन्होंने रिस्क उठाया। नाउ इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। तो जैसे ही वो बादलों के अंदर जाते हैं क्या होता है, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ जो है वो काला काला दिखाई देने लगता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन के बाहर इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था कुछ भी देख पाना। टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी कि प्लेन से बाहर देखना कुछ भी नामुमकिन था, दिख नहीं रहा था, क्योंकि सब बादल थे, काले काले बादल थे। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। यह जो ओल्ड डकोटा जो प्लेन था, ऑलरेडी वी सॉ कि ये कैसा प्लेन उड़ा रहे थे, पुराना प्लेन था, डकोटा था, जिसका नाम डकोटा था। तो ये प्लेन जो है वो जंप होता है। तो यूजुअली जब तूफान आता है, जब क्लाउड्स में प्लेन चले जाते हैं तो क्या होते हैं, वो काफ़ी शेक होने लगते हैं, जंप होने लगते हैं। और वो जंप हो रहा था, ट्विस्ट हो रहा था, इधर से उधर अलग अलग डायरेक्शन में वो जो है मूव हो रहे थे, ट्विस्ट हो रहे थे इन द एयर। आई लुक द कॉम्पस, और फिर वो क्या देखते हैं, वो अपने कॉम्पस की तरफ देखते हैं। आई कुडंट बिलीव माई आइज, मीन्स उनको अपने आँखों के ऊपर विश्वास नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये फर्स्ट पेज नंबर 37 जो हमारा सेकेंड पार्ट था ब्लैक एरोप्लेन का, जो फर्स्ट पेज है पेज नंबर 37, आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। एंड I would suggest you to underline all the hard words and write down the meaning with the pencil. So आज की इस वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। In the next video we will see the further part of this chapter. So just go through the lesson. Next वीडियो में हम लोग इसका further part को डिस्कस करेंगे। So that's all for today. Have a nice day. Thank you.